स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों मतलब शेड्यूल्स पर बात कर रहे हैं। हम अक्सर आर्टिकल्स यानी अनुच्छेदों पर तो काफ़ी ध्यान देते हैं, लेकिन ये अनुसूचियां हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से मूल संविधान में 8 थीं और अब 12 हो गई हैं। तो आखिर ये है क्या और इतनी अहम क्यों है? इन दस्तावेजों को देखें तो इन्हें जोड़ने के पीछे मुझे लगता है 2 मुख्य वजह दिखती हैं। एक तो ये कि कुछ अनुच्छेदों को ज्यादा विस्तार देना मतलब क्लैरिटी देना, जैसे पहली 7 अनुसूचियों में, और दूसरा कुछ खास मकसद स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे 8वीं और उसके बाद वाली। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये अनुसूचियां संविधान को एक, आप कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर देती हैं, एक व्यवस्थित ढांचा। जैसे पहली अनुसूची को लें, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं और उनकी सीमाएं कहाँ तक हैं, इसका पूरा ब्यौरा। फिर दूसरी और तीसरी अनुसूची ये थोड़ी मिलती जुलती हैं जी। दूसरी में जो प्रमुख पद हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश वगैरह, उनके वेतन, भत्ते, इन सब की बात है। और तीसरी में इन्हीं पदों के लिए शपथ मतलब ओथ या एफर्मेशन, उसका क्या प्रारूप होगा वो दिया गया है। अच्छा, यानी दूसरी में सैलरी और तीसरी में शपथ। ठीक है जी। फिर चौथी अनुसूची ये तय करती है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। सीटों का आवंटन। हाँ, और 5वीं और 6ठी अनुसूची ये थोड़ी खास हैं। ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं, जिसमें 6ठी वाली तो विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए हैं। वहां की जो स्वायत्त जिला परिषदें हैं उनके बारे में इसमें प्रावधान है। और यहाँ आती है 7वीं अनुसूची। ये तो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। ये केंद्र और राज्यों के बीच वो जो शक्तियों का बंटवारा है ना। हाँ बिल्कुल, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, कि समय के साथ संघ सूची और समवर्ती सूची में विषय बढ़े हैं, जबकि राज्य सूची में कम हुए हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कैसे शक्तियों का संतुलन बदला है शायद। हाँ, ये केंद्र राज्य संबंधों की जो गतिशीलता है उसे दर्शाता है। बिल्कुल। हाँ। इसी तरह 8वीं अनुसूची भी बहुत अहम है। इसमें संविधान ने जिन भाषाओं को मान्यता दी है वो शामिल है। शुरू में जहां तक मुझे याद है 14 भाषाएं थीं। 14, हाँ। हाँ, लेकिन फिर अलग अलग संशोधनों से सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन सबको जोड़ा गया। तो अब इनकी संख्या 22 हो गई है। अच्छा, 22 भाषाएं। ये तो भारत की भाषाई विविधता को संवैधानिक मान्यता देता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आती है 9वीं अनुसूची। ये तो पहले ही संशोधन 1951 में जोड़ दी गई थी। इसका मुख्य मकसद शायद उस समय के जो सामाजिक आर्थिक सुधार थे, खासकर भूमि सुधार कानून। हाँ, उन्हें अदालती चुनौती से बचाना था, मतलब जुडिशियल रिव्यू से। हालांकि जैसा आपने कहा, दस्तावेज बताते हैं कि 1973 का जो केशवानंद भारती मामला था, हाँ, वो लैंडमार्क केस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि इस तारीख के बाद जो कानून इसमें डाले गए हैं वो न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है। अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें चुनौती दी जा सकती है। ओके। और 10वीं अनुसूची, जिसे हम आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, ये 1985 में आई थी, है ना? जी हाँ, 1985 में। इसका मकसद था कि जो सांसद और विधायक बार बार पार्टी बदलते थे उस पर रोक लगे, ताकि राजनीतिक अस्थिरता थोड़ी कम हो। इसमें भी बाद में कुछ बदलाव हुए हैं खैर। और आखिर में है 11वीं और 12वीं अनुसूचियां। ये 1992 में 73वें और 74वें संशोधन से जुड़ी 11वीं अनुसूची पंचायतों को अधिकार और जिम्मेदारियां देती है। इसमें कुल 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं के लिए, जिसमें 18 विषय हैं। यानी ये स्थानीय स्वशासन को मजबूती देने के लिए थी। बिल्कुल, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए मील का पत्थर मानी जाती हैं। तो इन सब से मुझे लगता है ये बात साफ हो जाती है कि ये अनुसूचियां सिर्फ कोई लिस्ट या अपेंडिक्स नहीं है। ये तो संविधान को एक तरफ से व्यावहारिक रूप देती है, शासन की पूरी रूपरेखा तय करती है, चाहे वो सीमाओं का निर्धारण हो या शपथ का प्रारूप, शक्तियों का बंटवारा, हाँ, या भाषाओं की पहचान, कानूनों का संरक्षण, राजनीतिक स्थिरता, या फिर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। बिल्कुल।